एवरीवन, वेलकम टू दी भटनेर आईएएस। भटनेर आईएएस के यूट्यूब चैनल में हम एनसीईआरटी साइंस सीरीज शुरू कर चुके हैं। 8th क्लास अब तक हमारी कंप्लीट हो गई है और आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी 9th क्लास। और जो फर्स्ट चैप्टर है 9th क्लास का हमारा, ये रहा आपके सामने, हमारे आसपास के पदार्थ यानी कि मैटर इन आर सराउंडिंग्स। देखिए मैटर क्या होता है। मैटर हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं? मैटर यानी कि पदार्थ। वेदर दिस इज टेबल, चेयर, मार्कर, बोर्ड, जितनी भी चीजें हैं, इवन एयर, वाटर, ये सब क्या है? पदार्थ हैं। मैटर हम इन्हें कहते हैं। अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो मैटर होता क्या है? वो कोई भी चीज जिसमें कुछ ना कुछ मास होगा और जो कुछ ना कुछ वॉल्यूम रखेगा। मास यानी कि जो उसका वेट है, जो वो कंटेंट करता है, जिन चीजों से वो मिलकर बना है। देखिए अगर हम रेत के कण की भी एक बात करें तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ है जिससे वो बना हुआ है। और वॉल्यूम यानी कि वो जब हम उसको रखते हैं तो कितना स्पेस वो कवर करता है। यानी कि जितनी भी चीजें हैं उनका मास है और उनका वॉल्यूम है, तो वो सभी क्या कहलाती हैं? मैटर यानी कि पदार्थ कहलाती हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी, मोस्टली हम कहते हैं मास एंड वेट। तो आपको ध्यान होगा, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, जो वेट है वो ग्रेविटेशनल पुल के कारण जो उसका फोर्स लगता है उसको हम वेट कहते हैं। एग्जैक्ट टर्म जो हम करेंगे, जो कंटेंट है जिस भी मटेरियल को बनाने के लिए, उसे हम मास कहते हैं। ठीक है, तो यही कुछ चीजें हमारे सामने हैं। भोजन हम जो खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी क्या है? पदार्थ हैं, मैटर है। तो पदार्थ क्या होगा? जो भी चीजें जिनके अंदर कोई ना कोई मास है और जो अपना वॉल्यूम रखते हैं, आयतन रखते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं? पदार्थ। जैसे कि हमारे अगर हिस्ट्री की हम बात करें पुराने, तो यहाँ पर भी हमें क्या बताया गया? पंच तत्वों के बारे में बताया गया है ना। पंच तत्व कौन कौन से? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। यानी कि इन सब चीजों से, इन 5 चीजों से मिलकर ही जो है सारी जो पृथ्वी है, ब्रह्मांड है, इन सब का निर्माण हुआ है। तो ये 5 तत्व हैं। तो ये 5 तत्व जो है वो क्या है? हम पदार्थ की ही बात करेंगे, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। तो निर्जीव इन्होंने कह तो दिया है, जैसे हम एयर की बात करें, वाटर की बात करें, तो ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स ही है, लेकिन किसी न किसी मास को ये कंटेन करती हैं, है ना, और वॉल्यूम रखती हैं। तो इसलिए हम इनको क्या कह देते हैं? मैटर। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक और रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। अब भौतिक और रासायनिक हम पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। भौतिक यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल यानी कि रासायनिक प्रॉपर्टीज। भौतिक स्वरूप यानी कि वो बाहर से देखने में, उसको छूने में, उसको जो हम स्मेल कहें या हम टेस्ट कहें, बाहर से जो भी हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टीज क्या कहलाती हैं? उसका भौतिक स्वरूप कहलाती हैं। और रासायनिक यानी कि उसके अंदर का जो कंटेंट है, किससे मिलकर वो बनी हुई है, या ऐसी ही कोई दूसरी चीजों के साथ जब वो रिएक्ट करती हैं तो उनकी क्या, उनके अंदर चेंजेस आ जाते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर, उन्हें हम क्या कह देते हैं? रासायनिक स्वरूप। ठीक है, यहाँ पर हमें दिखा गया है कि पदार्थ के रासायनिक पहलू जो हैं वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम फोकस करेंगे किस पर? फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक स्वरूपों के ऊपर। तो यहाँ ये बताया गया है कि जो भी पदार्थ है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि जो आयतन रखते हैं, आयतन का मात्रक क्या है? आयतन का मात्रक 1 घन मीटर क्यूब है। आयतन मापने का साधारण मात्रक क्या होता है? लीटर। जो नॉर्मली हम यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लीटर। क्लियर? अब यहां देखिए, जैसे आपको मैंने रेत का एग्जांपल दिया कि जो रेत का एक छोटा सा पार्टिकल होगा वो भी किससे बना होगा? किसी न किसी मास से, उसके अंदर कोई ना कोई चीजें होंगी। जैसे हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है मैटर का, उसे हम क्या कहते हैं? एटम। लेकिन एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो इसी तरीके से जो पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वही उसके मास के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अब हम पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण जो हैं वो पढ़ेंगे। जैसे हमने बेसिकली पढ़ा है जो स्टेट्स होती हैं, अवस्थाएं होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना। कौन कौन सी हो गई ये? ठोस, द्रव एवं गैस। और इनमें बेसिक डिफरेंस किसका होता है? जो पार्टिकल्स हैं उनकी पोजीशन का। बहुत बार पढ़ चुके हैं हम पहले भी। सपोज दिस इज द सॉलिड सब्सटेंस, तो इसमें जो पार्टिकल्स होंगे, ये एक पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल्स क्या होंगे? बिल्कुल एक दूसरे के साथ सटे हुए होंगे, बहुत ज्यादा कंडेंस होगा, ये बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ सटे होने के कारण इनका जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत कम होगा, लगभग नेग्लिजिबल होगा।
इसी वजह से ये क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं, क्योंकि जो चीजें पास पास होंगी उन्हें हमें अलग करने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और इन्हीं के ऊपर जो इनकी आगे की प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करेंगी। ज्यादा फोर्स लगाएंगे यानी कि उसका जो टेम्परेचर होगा हमें ज्यादा देना पड़ेगा जिससे वो पार्टिकल्स दूर दूर हों, इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स हैं वो टूटे। तो ये सब चीजें हम आगे केमिस्ट्री जो हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे वहां पढ़ेंगे। बेसिक आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि इनकी जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से होती है, बहुत ज्यादा कंडेंस होते हैं। जो कण हैं, जो हम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल सटे हुए होते हैं। वहीं अगर हम इसे लिक्विड मान लें तो क्या होगा, इनके बीच का जो स्पेस है वो कंपैरेटिवली कम होगा। लिक्विड हमने देखा है, हम किसी भी कंटेनर में डालें इजीली उसकी शेप ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में स्पेस होने के कारण ये मूव करते रहते हैं। हमने ग्लास में डाला पानी तो ग्लास की शेप हो गई, कप में डाला कप की शेप हो गई, बाउल में डाला तो बाउल की शेप हो गई, थाली में डाला तो थाली की शेप हो गई। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में स्पेस हमें नजर आ रहा है, ये इजीली मूव करते रहते हैं और मूविंग होने के कारण ही इनकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होती। ठीक है। और यही अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस के पार्टिकल्स तो बहुत दूर दूर होते हैं, इनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है। ठीक है। जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है इनके बीच का बहुत ज्यादा होता है। जैसे हम अगरबत्ती हम कहीं जलाते हैं, खुशबू हमें दूर तक आती है। किसी के घर में कुछ बन रहा होता है, हमारे घर तक खुशबू आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो हवा के साथ बहती हुई हमारे तक पहुंच जाती है। और हवा के जो पार्टिकल्स हैं हमने पढ़ा है बहुत दूर दूर होते हैं। क्यों? ये क्या है, गैसीय स्टेज ही है। तो इस तरीके से जो बेसिक चीज है वो क्या है कि सॉलिड, लिक्विड और गैसीज जो अवस्थाएं हैं, स्टेट है या जो मैटर हम कह रहे हैं, पदार्थ की हम बात कर रहे हैं, इनमें जो कण है, कणों के बीच का जो रिक्त स्थान है वो अलग अलग मिलेगा। ठीक है। अब इन कणों के बीच के रिक्त स्थान के साथ अगर हम एक प्रॉपर्टी और साथ के साथ देखें, जैसा कि अभी आपको मैंने लिक्विड के एग्जांपल से बताया या खुशबू के एग्जांपल से मैंने आपको बताया कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये मूव कर गए हैं, है ना। जैसे हम पानी के अंदर इंक डाल दें तो क्या होगा, जो इंक के पार्टिकल्स हैं वो पानी के अंदर मिक्स हो जाएंगे और कलर चेंज हो जाएगा। हम शरबत बनाते हैं, रूह अफ़ज़ा बनाते हैं, क्या होता है, दूध में या पानी में जब हम शरबत डालते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो एक लिक्विड है दूसरे लिक्विड के अंदर घुल जाता है। घुलने से मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो यही ये प्रॉपर्टी हमें दूसरी बताती है कि पदार्थ के कण जो है निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी होती है। और इससे तापमान बढ़ने से कणों की जो गति है वो तेज हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। जैसा भी मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर और प्रेशर ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये इफेक्ट करते हैं इनके प्रॉपर्टीज को। तो यहाँ पर जब हम गति की बात कर रहे हैं तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनकी जो गति है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि ये जो पार्टिकल्स के बीच की जो बॉन्डिंग है, जब हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये बॉन्डिंग क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। ठीक है। और जैसे ही लूज होगी तो क्या होगा, वो फ्रीली मूव करने लग जाएंगे। क्लियर? तो जैसे ही टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो जो कणों की गतिज ऊर्जा है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये देखिए यहां पर लिखा है कि जो पदार्थ के कण हैं अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। सपोज ये एक लिक्विड हमने लिया, ठीक है, और ये एक दूसरा लिक्विड हमने ले लिया, तो दूसरा लिक्विड जो होगा इनके बीच का जो स्पेस है यहां पर आकर फिट हो जाएगा, समावेश हो जाएगा उसका। ठीक है। क्यों हो पाएगा? क्योंकि उनमें गतिज ऊर्जा है। क्लियर? चलिए अगला टॉपिक है हमारा पदार्थों की अवस्थाएं। अभी हमने जो पढ़ा कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, यानी कि ठोस, द्रव और गैस। तो वो अवस्थाएं क्यों हैं? इन्हीं कणों के बीच का जो रिक्त स्थान है उनके आधार पर। ठीक है। ठोस अवस्था यानी कि जो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट का जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ और अपनी बुक के अकॉर्डिंग अगर हम रीडिंग लगाएं तो देखिए हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड्यता होती है।
फिक्स शेप होगी। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस नहीं है। जब स्पेस नहीं है तो उनके बीच में मूवमेंट नहीं होगी, मूवमेंट नहीं होगी तो वो क्या रहेंगे? स्टेबल रहेंगे। ये सिंपल सी बात है। हम एक बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं, हम बेंच पर उस बेंच के जो स्पेस है, हम कह सकते हैं 3 बच्चे वहां पर बैठ सकते हैं। अब 3 बच्चे बैठ गए हैं तो क्या वो इधर उधर मूव हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। और वहीं पर 2 बच्चे बैठे होंगे तो इजीली कभी वो इधर शिफ्ट होंगे, कभी वो इधर शिफ्ट होंगे, है ना। और एक ही बच्चा बैठा होगा तो वो बिल्कुल फ्री होकर के, चाहे वो इस कॉर्नर पर बैठे चाहे वो इस कॉर्नर पर बैठे। तो यही चीज यहाँ पर बताती है। देखिए सब चीजों का जो ओवरऑल हम कहीं बेस क्या है, वही कणों की जो बीच का आंतरिक स्पेस है, ठीक है, जो इनके मध्य का जो रिक्त स्थान है, उन्हीं के ऊपर बाकी की सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। तो सॉलिड फिक्स होते हैं, उनकी फिक्स शेप होती है। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स उनके बीच में जगह नहीं होती, उन पार्टिकल्स को मूव करने का टाइम, जगह नहीं मिलती, ठीक है। तो एक निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमाएं होंगे। जब आकार निश्चित होगा तो सीमा भी स्पष्ट होगी। यहाँ मार्कर की बात करें तो क्या है? ये फिक्स है। क्या इसकी शेप चेंज हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये क्या है? सॉलिड है। इस बोर्ड की हम बात करें, क्या है? ये सॉलिड है। क्या इसकी शेप चेंज हो पाएगी? नहीं, क्योंकि जिन भी चीजों से बना हुआ है वो पार्टिकल्स क्या है? आपस में एक दूसरे के साथ सटे हुए हैं। और स्थिर आयतन होता है। स्थिर आयतन यानी कि जितना स्पेस घेरेगा उतना ही घेरेगा, तो वॉल्यूम जो है इसका वो फिक्स रहेगा। अगर हम इसको कंप्रेस करें, संपीड़न करें, हम इसको किसी भी तरीके से हम दबाएं तो क्या इसमें कोई चेंज होगा? नहीं होगा। तो उतना का उतना ही वॉल्यूम भी उसका रहेगा। तो निश्चित आकार है, स्पष्ट सीमाएं है, स्थिर आयतन है, और बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदल सकता, इसीलिए ये दृढ़ होते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीजें हैं। सब चीजें जो रिलेटेड किससे हैं? इनके कणों की जो बीच की जो पोजीशन है उसके ऊपर। भाई बीच में स्पेस नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? उनके ऊपर फोर्स हमें ज्यादा लगाना पड़ेगा। अभी आपको शुरुआत में ही मैंने समझाया कि उन पार्टिकल्स को हमें दूर दूर करने के लिए क्या होगा? ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है यानी कि वो क्या है? मजबूत है, सॉलिड है। और जब हम इनके ऊपर कुछ चोट करेंगे तो क्या होगा? वो टूट सकते हैं लेकिन उनकी शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये हो गई हमारी सॉलिड की प्रॉपर्टीज। जो दृढ़ जो ठोस अवस्थाएं हैं, ठोस पदार्थ होते हैं, उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। अब अगर हम द्रवों की बात करें यानी कि लिक्विड्स की हम बात करें, यहां पर मैं लिख देती हूं आपके लिए द्रव यानी कि लिक्विड स्टेट। इसमें क्या होगा? द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। अब शेप तो उसकी फिक्स नहीं है। अगर हमने 1 ग्लास पानी लिया है और हम उसको किसी बड़ी बाउल के अंदर हम डाल दें तो क्या होगा? पानी तो उतना ही रहेगा लेकिन जो उसकी शेप है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि आकार तो निश्चित नहीं है लेकिन आयतन निश्चित होता है। पानी तो वो 1 ग्लास ही रहा ना, उससे कम या ज्यादा तो नहीं हुआ। तो वॉल्यूम यानी कि जितना स्पेस वो कवर कर रहा था, जो उसके अंदर मैटर था, वो उतना का उतना ही रहता है। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, आयतन में कोई चेंज नहीं आता। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए ये उसी का आकार ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है, फ्लूइड होते हैं, फ्लो करते हैं, ये इनका आकार बदलता रहता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। क्यों? वही आपको बताया, कणों के बीच का जो स्पेस है वो ज्यादा होता है और वो इजीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो टॉपिक हमारा यहाँ पर आ रहा है वो है डिफ्यूजन यानी कि विसरण। विसरण क्या होगा? जैसे हम पानी के अंदर चीनी घोले, चीनी कौन सी अवस्था में है? सॉलिड, क्योंकि उसकी एक फिक्स शेप है। पानी है वो किस में है? लिक्विड। तो क्या हुआ? जो चीनी थी वो इसके अंदर डिसॉल्व हो गई, मिक्स हो गई। इसी को हम क्या कह देते हैं? विसरण हमने कहा एक तरीके से, ठीक है। हालांकि इसको अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसको आगे पढ़ेंगे, प्रॉपर जो इसकी डेफिनेशन होगी। अगर सिंपल एग्जांपल के थ्रू हम समझना चाहें तो जैसे चीनी को हमने क्या किया? पानी के अंदर घोल दिया, दूध के अंदर घोल दिया। तो एक स्टेट कैसी है हमारी? सॉलिड, और दूसरी कैसी है? लिक्विड। तो दोनों जो स्टेट्स हैं वो आपस में क्या हो गई? मिक्स हो गई, ठीक है। तो इसी को हमने क्या कह दिया? विसरण। अब जैसे एक्वेटिक या मेराइन एनिमल्स होते हैं, जलीय जीव होते हैं, वो क्या करते हैं? वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन से अपना रेस्पिरेशन करते हैं ना, सांस लेते हैं। तो ऑक्सीजन क्या है? गैस है, गैसीय स्टेट है ना। और जो वाटर यानी कि जो जल के अंदर घुला हुआ है वो क्या है? लिक्विड है। यानी कि जो गैस है वो भी लिक्विड के अंदर घुल सकती है। यानी कि कोई भी जो 2 स्टेट्स हैं वो क्या कर रही हैं? आपस में मिक्स हो रही है, डिफ्यूज हो रही है, ठीक है। और वहीं अगर हम देखें, एक स्टेट से हम दूसरी स्टेट में कन्वर्जन भी कर सकते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हम पानी का लेते हैं। पानी को जब हम टेम्परेचर कम कर दें, फ्रीजर में रख दें, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? बर्फ के अंदर। बर्फ क्या है? सॉलिड है,
है ना। पानी क्या था, लिक्विड था, और वही हम इसको बॉयल करें, नॉर्मल टेम्परेचर पर हम रख दें तो क्या होगा, पहले वो लिक्विड स्टेट में पानी में ही कन्वर्ट हो जाएगा, और जब उसको बॉयल करेंगे तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स के अंदर, यानी कि गैसेस स्टेज में, है ना। तो एक ही चीज को हम एक से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन एक जो एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने ऐसे भी आते हैं जो एक स्टेट से बीच वाली स्टेट छोड़ करके डायरेक्ट गैसीय स्टेज में आ सकते हैं, ठीक है। जैसे सॉलिड की हम बात कर रहे हैं, सॉलिड का जब हम टेम्परेचर कम करेंगे, बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो पहले मेल्ट होगा, किस में आएगा, वो लिक्विड स्टेट में आएगा, और लिक्विड से फिर वो किस में जाएगा, वेपर में, ठीक है। पहले क्या है, सॉलिड, जैसे हम अभी बर्फ का एग्जांपल ले रहे हैं, बर्फ क्या है, सॉलिड, वो किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर के अंदर, वो कौन सी स्टेट है, लिक्विड, और फिर वो किस में कन्वर्ट हो गई, वेपर के अंदर, तो वो कौन सी स्टेट है, गैसीय स्टेट। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली जो है गैसीय स्टेट में ही कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो हम अपने डेली रूटीन में, डेली लाइफ पे हम देखते हैं, नैफ्थलीन बॉल्स हम घरों में यूज करते हैं ना, अपने कपड़ों में, जो ऊनी कपड़े हैं या अपने घरों में हम तरह तरह से उसको यूज करते हैं, नैफ्थलीन बॉल्स को, कपूर की गोलियां आम भाषा में हम जिसे कहते हैं। तो आपने देखा होगा जब हम उसको किसी भी जगह पर हम रखते हैं, कुछ समय बाद वो हमें गायब मिलती है ना। क्यों, क्योंकि उसके अंदर का जो कंटेंट है वो पहले सॉलिड थी, व्हाइट कलर की बॉल्स थी, सॉलिड स्टेट में थी, लेकिन फिर क्या हो गया, वो डायरेक्टली गैसीय स्टेज में, हवा के अंदर उसकी स्मेल हमें महसूस होती है, लेकिन वो खुद गायब हो जाती है बॉल्स, है ना। यानी कि वो किस में कन्वर्ट हो गई, सॉलिड से डायरेक्टली गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में बदल गई। तो इसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। जब कोई भी मैटर जो है सॉलिड से डायरेक्टली गैसीय स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, ठीक है। तो अभी हम आगे और देख लेते हैं इसमें क्या दिया है। गैसों की प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं पहले कि बहुत ज्यादा स्पेस होता है, बहुत ज्यादा फैल जाती है, और ठोसों एवं द्रवों की तुलना में इनकी जो संपीड्यता है, संपीड्यता यानी कि कंप्रेशन, ठीक है, बहुत ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस होगा, पार्टिकल्स, उतना ही ज्यादा हम इनको नजदीक ला पाएंगे, ठीक है। तो कंप्रेशन यानी कि संपीड़न, जब हम उनको प्रेस करें, दो पार्टिकल इतनी दूरी पर हैं तो इनके बीच में इतना ज्यादा स्पेस है तो हम उनको ज्यादा कंप्रेस कर पा रहे हैं। दो पार्टिकल्स इतनी दूरी पर हैं तो हम इनको क्या कर पा रहे हैं, कम कंप्रेस कर पा रहे हैं, और वहीं दो पार्टिकल बिल्कुल सटे हुए हैं तो हम इनको बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो यही सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेजेस के अंदर क्या है, कंप्रेशन का प्रोसेस है। जितना ज्यादा स्पेस होगा उतना ही ज्यादा कंप्रेशन यानी कि संपीड़न हो पाएगा। जैसे यहां पर हम एलपीजी, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, नाम ही क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि जब नेचुरल गैस को हम कंप्रेस करते हैं, दबा दबा करके हम सिलेंडर्स के अंदर भर देते हैं, है ना, तो वो क्या हो जाती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब गैस कैसी है, वो लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। कैसे हुई वो लिक्विड स्टेट में, जब हमने इसको कंप्रेस किया, दबाया, तो क्या हुआ, वो अपनी स्टेट को कन्वर्ट कर गई, चेंज हो गई, ठीक है। तो एलपीजी एंड सीएनजी। यहां पर देखिए, आपको जो अभी आपको मैं डायग्रामेटिकली समझा रही थी तो वही चीज है। यहां आप देख रहे हैं कि पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है, यहां पर स्पेस है, और गैसेस जो स्टेटस में बहुत ज्यादा स्पेस है। क्लियर। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। जो अभी हमने पढ़ा, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों स्टेजेस में चेंज हो सकते हैं टेम्परेचर में वेरिएशन के साथ साथ, और कई बार डायरेक्टली सॉलिड से जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैसेस स्टेज में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। बर्फ का गलनांक यहाँ पर दिया गया है 273.15 केल्विन। गलने की प्रक्रिया, गलनांक यानी कि जिस टेम्परेचर पर वो गलना, मेल्ट होना शुरू होता है। देखिए यहाँ पर दो चीजें आपको समझनी होंगी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आगे भी बहुत बार आपके काम आने वाला है, बार बार हम इन टर्म्स को पढ़ेंगे। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसे हम कहते हैं गलनांक, और इसे हम कहते हैं क्वथनांक, ठीक है। गलनांक, जिस पॉइंट पर, टेम्परेचर के जिस पॉइंट पर कोई सब्सटेंस गलना शुरू होता है, गलना मतलब पिघलना, मेल्ट होना शुरू होता है, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग यानी कि क्वथनांक, वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी सब्सटेंस उबलना शुरू होता है, बॉयल होना शुरू होता है, उसको हम क्या कह देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो टर्म्स आपके आगे आने वाली हैं। देखिए, तापमान की अंतर्राष्ट्रीय SI मात्रक केल्विन है,
0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 273.15 केल्विन। इंपॉर्टेंट है, आपके जो MCQs होते हैं उनमें इनको टर्म्स में एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना आ सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 273.15 केल्विन। सुविधा के लिए हम दशमलव का पूर्णांक बनाकर 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 273 केल्विन ही पढ़ लेते हैं। तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए दिए हुए तापमान से 273 यानी कि 273 घटाना चाहिए और सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए दिए हुए तापमान में 273 जोड़ देना चाहिए। देखिए आपके लिए इजी कर दिया गया, यहीं पर हमारी बुक में ही मेंशन कर दिया गया है। अगर हमें केल्विन से सेल्सियस में बदलना है तो जो भी टेम्परेचर गिवन है उसमें से हमें 273 सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, और अगर हमें सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तो हमें 273 जोड़ देना है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे उनमें ये चीजें आ सकती हैं कि आपको सेल्सियस में दिया हो और केल्विन में कन्वर्ट करना हो, या केल्विन में दिया हो और आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर फ्लो चार्ट या लाइन डायग्राम के थ्रू हमें जो समझाया गया है कि ठोस अवस्था से द्रव अवस्था, द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था, ये कब होगी? जब हम ऊष्मा देंगे, यानी कि टेम्परेचर जब हम बढ़ा देंगे। टेम्परेचर बढ़ने पर सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसियस स्टेट आएगी, और फिर जब हम वापस टेम्परेचर कम कर दें, इनकी कूलिंग होगी, तो गैसियस लिक्विड में और लिक्विड फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। और यहीं पर हमने पढ़ा कि कुछ जो चीजें हैं वो डायरेक्टली, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन, यानी कि ऊर्ध्वपातन हम इसे कहते हैं। ये देखिए, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और गैस से सीधे ठोस से बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण। ऊर्ध्वपातन क्या होगा? जब ठोस गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, यहां पर आप ध्यान रखिए, ठोस जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस के अंदर, तो इसे हम क्या कह रहे हैं? ऊर्ध्वपातन। ठीक है, और अब जब गैस वापस ठोस में कन्वर्ट हो रहा है, इसे हम क्या कह रहे हैं? निक्षेपण। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। अब दाब परिवर्तन का प्रभाव, जैसे हमने टेम्परेचर को पढ़ा कि टेम्परेचर में चेंज होने से स्टेट चेंज हो रही हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पर एक से दूसरी स्टेट कन्वर्ट होती है और कम करने पर फिर से वापस वही प्रोसेस कंटिन्यू हो जाता है। तो ऐसे ही जो है टेम्परेचर का भी जो है इफेक्ट पदार्थों की अवस्थाओं पर पड़ता है। घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। जैसे हमने कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, अभी एग्जांपल हमने पढ़ाई है, जब हम कंप्रेस कर रहे हैं यानी कि प्रेशर लगा रहे हैं तो उसकी स्टेट जो है वो कन्वर्ट हो रही है। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, जो द्रव है वाष्पीकरण होगा, किस में बदल जाएगा? गैस के अंदर। गैस जो है किस में जाएगी? ठोस के अंदर। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? निक्षेपण। ठोस क्या होगा? फिर से द्रव में कन्वर्ट होगा, इसे हम क्या कहेंगे? संगलन। तो एरो वाइज आपको जो है नाम लिख करके दिया है कि द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाएगा? वाष्पीकरण। गैस का ठोस में बदलना क्या कहलाएगा? निक्षेपण। ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाएगा? संगलन। इसी तरीके से अगर हम इस साइकिल को उल्टा चलाएं, यानी कि द्रव का जमना क्या कहलाएगा? ठोस। ठोस का गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वपातन। और गैस का वापस द्रव में बदलना क्या कहलाएगा? संघनन, यानी कि कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये चीजें जो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं शुरुआत से ही, जो हम देखें अब जैसे वाष्पीकरण है, वेपराइजेशन आपने पढ़ा है कि जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो पानी गर्म होकर के वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को हम क्या कह देते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं, वेपराइजेशन कहते हैं। जो हमने बादल बनने की प्रोसेस जो पढ़ा है और वाटर साइकिल हमने पढ़ा है। ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? हाइट पर जाने के बाद टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होते ही जो वेपर्स है वो वापस लिक्विड स्टेट में आएंगी, बादल बनेंगे। ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? कंडेंसेशन, यानी कि संघनन। ठीक है, तो यही सब चीजें यहाँ पर दी गई हैं। एटमॉस्फेयर गैसीय दाब के मापन का मात्रक है। ठीक है, गैसीय दाब के मापन का मात्रक क्या है? दाब का SI मात्रक पास्कल है। जो प्रेशर होता है हम इसको पास्कल में मेजर करते हैं। 1 atm इक्वल्स टू 1.01 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल। वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो एयर प्रेशर डालते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है और इसे सामान्य दाब कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि जो हमारी अर्थ की सरफेस है वहां पर जो प्रेशर है वो कितना रहता है? 1 एटमॉस्फेयर रहता है। ठीक है,
अब हम पढ़ रहे हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जो वेपराइजेशन है वो क्या होगा, किन किन चीज़ों से अफेक्ट होगा। देखिए जैसे वेपराइजेशन को हमने पढ़ा, क्या है ये जो लिक्विड्स होते हैं वो मेनली उनके बीच में स्पेस होने के कारण, या जो गैसेस सब्सटेंसेस हैं उनके बीच में स्पेस होने के कारण मूवेबल होते हैं। तो इसी मूवमेंट के कारण जो वेपराइजेशन है यानी कि लिक्विड से गैसेस अवस्था में कन्वर्जन होता है। तो क्या क्या जो चीज़ें हैं वो इफेक्ट करती हैं वाष्पीकरण को। सबसे पहला अगर हम देखें कि अगर सरफेस एरिया बढ़ा हुआ होगा, सतह क्षेत्र जो है अगर बड़ा होगा तो वाष्पीकरण क्या होगा, ज्यादा होगा। सिंपल सा एग्जांपल अगर हम लें, हम कपड़ों को सुखाते हैं ना, हम कपड़ों को क्या करते हैं, निचोड़ के क्या हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और हम उनको झटक के फैलाकर सुखाते हैं। इससे क्या होता है, वो जल्दी सूखते हैं, यानी कि जो कपड़ों का सरफेस एरिया है वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ज्यादा एरिया उन्होंने कवर किया, तो वेपराइजेशन क्या हुआ, जल्दी हुआ। और वहीं अगर हम उनको सिकोड़ के रख दें, तार पर हम ऐसे ही डाल के छोड़ दें, निचोड़े ना या फैलाए ना, तो क्या होगा, उसको वाष्पीकरण होने में यानी कि सूखने में बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो सिंपल सी चीज है, जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण भी क्या होगा, ज्यादा होगा। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं, ठीक है। और यहीं पर अगर हम देखें, तापमान में वृद्धि अगर हो जाएगी तो गर्मी जब ज्यादा होती है तो क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा। और आजकल के दिन जैसे हम देखते हैं, सिंपल कपड़ों का एग्जांपल मैं आपके लिए लेके चल रही हूँ, तो धूप में जब हम उनको डालते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, बहुत जल्दी सूख जाते हैं ना। क्यों, क्योंकि कपड़ों के अंदर का जो पानी है वो क्या हो रहा है, वेपराइज हो रहा है स्पीडली, यानी कि उसकी जो टाइमिंग है वो कम लग रही है कपड़ों को सूखने में। तो जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा होगा तो पर्याप्त गतिज ऊर्जा जो है कणों को मिल जाएगी और वेपराइजेशन यानी कि वाष्पीकरण भी जल्दी होगा। आर्द्रता में कमी यानी कि मॉइस्चर जब कम होगी, जैसे बरसात का समय होता है उन दिनों में आप देखते हैं या मॉइस्चर ज्यादा होती है तो कपड़े सूखने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है ना। क्यों लगता है, क्योंकि हवा में क्या है, मॉइस्चर है। मॉइस्चर अपने आप में क्या है, ह्यूमिडिटी जिसे हम कह रहे हैं लिक्विड स्टेट में, तो वो क्या होती है, पार्टिकल्स को वाष्पीकृत होने नहीं देती, क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाता है। टेम्परेचर कम होने के कारण वेपराइजेशन भी कंपैरेटिवली कम होता है। तो आर्द्रता में कमी अगर होगी तो वेपराइजेशन ज्यादा होगा। अगर आर्द्रता ज्यादा होगी, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, मॉइस्चर ज्यादा होगी तो वेपराइजेशन कम होगा, यानी कि एक दूसरे की क्या है, रेसिप्रोकल है। वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होता है, यानी कि अगर हम देखें हवा में हर वक्त कुछ ना कुछ मॉइस्चर होती है, वो फिक्स होती है, कभी कम कभी ज्यादा हो सकती है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी तो वाष्पीकरण घट जाएगा, यानी कि ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो वेपराइजेशन कम हो जाएगा। वायु की गति में वृद्धि, हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा जो है वो घट जाती है, क्योंकि जब हवा चलेगी तो मॉइस्चर को अपने साथ ले जाएगी। जब मॉइस्चर वहां से चली जाएगी, टेम्परेचर प्रॉपर हो जाएगा और वेपराइजेशन जल्दी होगा। तो अगर स्पीड ज्यादा होगी एयर की, टेम्परेचर ज्यादा होगा, और थर्ड पॉइंट मॉइस्चर कम होगी। इन तीनों कंडीशंस में, और दूसरा सरफेस एरिया, 4 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, कौन कौन से। फर्स्ट ऑफ ऑल सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो वेपराइजेशन ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वेपराइजेशन ज्यादा होगा, एयर की स्पीड ज्यादा होगी तो वेपराइजेशन जल्दी होगा, मॉइस्चर अगर कम होगी तो वेपराइजेशन ज्यादा होगा। बाकी तीनों आप देख रहे हैं ज्यादा है तो वेपराइजेशन भी ज्यादा है, सिर्फ एक मॉइस्चर को आपको ध्यान में रखना है कि कम होगी तभी वेपराइजेशन ज्यादा होगा, ठीक है। अब वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, यानी कि आपने देखा होगा जब कब वही कपड़ों का एग्जांपल देती है, जब हम उसको झटकते हैं तो उसके आसपास हमें बहुत ठंडक लगती है ना। क्यों, क्योंकि हवा के साथ जो वेपर है, जो पानी की बूंदें हैं वो मूव कर रही हैं, तो उसके कारण क्या होता है, उस एरिया का टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम हो जाता है, ठीक है। अब हम 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और गैस अवस्था। लेकिन आज हम कुछ नई स्टेट्स को भी पढ़ते हैं, जैसे प्लाज्मा, आपने नाम सुना होगा, प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो लगातार पदार्थों की कुछ और स्टेट्स को भी डिस्कवर करते चले जा रहे हैं, जैसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा।
ये कुल अवस्थाएं हमें बताई गई हैं। प्लाज्मा जो हम पढ़ रहे हैं, इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या अन्य कोई गैस होती है। आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर कौन कौन सी गैसेस होती हैं। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत यानी कि आवेशित हो जाती है। हमने पढ़ा है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या हो जाते हैं, उसके अंदर आयंस बन जाते हैं ना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर हमने पढ़ा था कि किसी सॉल्यूशन के अंदर जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगी, वो आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये चीज यहाँ पर लिखिए, विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत यानी कि आवेशित हो जाती है। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा जो है वो तैयार हो जाता है और गैसेस नेचर के कारण इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है। प्लाज्मा के कारण ही सूरज और तारों में भी चमक होती है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है, यानी कि एक नई स्टेट जो है हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, प्लाज्मा। और यही अगर हम बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में पढ़ें तो सन 1920 में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की जो 5वीं स्टेट है, अवस्था है, उसके बारे में कुछ कैलकुलेशंस की और उन्हीं की कैलकुलेशंस के बेस पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट यानी कि BEC कहा जाता है। और 2001 में अमेरिका के एरिक ए कॉर्नेल अल्फगेन कट्रेल ने और कॉल ई वेमन को बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें समझाने वाली तो कोई चीज ही नहीं है, नाम है, आपको याद ही करनी है। ये तो अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से BEC तैयार होता है। यानी कि वही टेम्परेचर को हम कम करते चले जा रहे हैं और उस टेम्परेचर को कम करने पर एक समय जो स्टेट आ जाती है उसको हम क्या कह देते हैं, BEC, ठीक है। तो ये आपको वेबसाइट दी गई है, अगर आप इस पे डिटेल में और देखना चाहें तो, हालांकि ज़रूरत नहीं है अभी हमें। तो चलिए, ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। क्या सीखा है आपने? हमने सीखा है कि जितने भी पदार्थ हैं हमारे आसपास वो क्या हैं, ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों स्टेट्स में बने, तीनों अवस्थाओं में रहते हैं। और ये जो तीनों स्टेट्स के बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, कणों के बीच का रिक्त स्थान, और इन्हीं के आधार पर इनका शेप, साइज, इनकी फ्लूइडिटी, ये सब चीजें निर्धारित होती हैं। इनका वेपराइजेशन निर्धारित होता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना डिसाइड होता है। टेम्परेचर कितना ज्यादा होगा या कम होगा, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, इन्हीं पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है, यानी कि इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है उस पर डिपेंड करता है। इनके ओवरऑल क्या है कि इन पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उन्हीं के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बताएं आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और देखते रहें, शेयर करते रहें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।